दोस्तों बात की जाए तो ये है मेरा एक नया फोन यानी कि आई एम स्विचिंग टू iQOO 11। अब iQOO 11 के ऊपर क्यों शिफ्ट करूं? जैसे कि आप लोगों को पता है इससे पहले मैं नथिंग फोन 1 को यूज करता था, लेकिन अब जब मेरे पास यहाँ पे एक मौका मिला है एक अच्छे फ्लैगशिप फोन को यूज करने का, तो सोचा कि इस बार मैं iQOO 11 के ऊपर प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाऊं और आपको एक प्रॉपर यूजर एक्सपीरियंस वाला भी रिव्यू देखने को मिलेगा। देखो इसके पीछे के काफी सारे रीजंस हैं जो कि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन बिना किसी तरीके की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि इस फोन के ऊपर जाने का पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि इस फोन के अंदर आपको 2023 का एक फ्लैगशिप हार्डवेयर देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो पिछले कुछ समय से एंड्रॉइड में जो फ्लैगशिप फोन है ना उनकी हालत इतनी खास नहीं है। मतलब पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, स्नैपड्रैगन 888 आया था, हीटिंग का शिकार, 8 Gen 1 आया, हीटिंग का शिकार, 8+ Gen 1 में इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन 8 Gen 2 में ये चीज सीरियसली काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि मैं बताऊं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट तो आया, लेकिन मेजर जो यूज है ना इस फोन के पीछे जाने का वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो है स्टेबिलिटी। क्योंकि फोन अच्छी परफॉर्मेंस को स्टेबल तरीके से सस्टेन तरीके से हैंडल कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि मोबाइल फोन को अगर आप लंबे समय तक यूज कर रहे हो और उसकी परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर निकाल ली है तो वो चीज है, और आपको कंसिस्टेंट अगर एक्सपीरियंस अगर आपको देखने को मिल रहा है वो भी स्मूथ, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो ये एक चीज है। इसके साथ ही प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वो तो सिर्फ फर्स्ट हाफ इक्वेशन का, इसके साथ जो सेकंड हाफ इक्वेशन का वो है यहाँ पे UFS 4.0 स्टोरेज। इस फोन में 256 GB स्टोरेज आती है, लेकिन ये UFS 4 है और UFS 4 में रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। और इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि फोन के अंदर मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, ऐप इंस्टॉलेशन का टाइम कम हो गया, ऐप ओपनिंग का टाइम कम हो गया। क्योंकि हमें पता है जैसे पीसी के अंदर एक फास्ट प्रोसेसर लगाने से ही यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, एक फास्ट SSD लगाने से परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट आते हैं ना, सेम चीज फोन के साथ हुई है। और ये फोन UFS 4 के साथ एक काफी अच्छा काम बना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं, UFS 4 स्टोरेज सिर्फ 256 GB की मिनिमम स्टोरेज वर्जन में ही अवेलेबल है। कोई भी कंपनी अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ 128 GB वाला मॉडल निकाले तो उसे UFS 3.1 पे जाना पड़ेगा, और वो चीज मैं रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि वहां पे आपकी परफॉर्मेंस के अंदर डिप देखने को मिलेगा। तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखना अगर कोई भी फ्लैगशिप फोन लेने वाले हो, यहां पे iQOO ने 256 GB मॉडल ही निकाला, 128 नहीं निकाला, और उसमें UFS 4 देखे अच्छा काम किया। इवन मेरे हिसाब से तो LPDDR5X रैम देकर भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन UFS 4 स्टोरेज में भी यहाँ पर एक काम किया इन्होंने। ये चीज मुझे यहाँ पे काफी पसंद है। यहाँ पे मेरे को जो चीज पसंद नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है 16 GB की रैम। मेरे पास 16 GB रैम का ऑप्शन, लेकिन मेरे हिसाब से टोटली ओवरकिल है। और ऊपर से इसमें इन्होंने रैम एक्सपेंशन दे रखा है, वर्चुअल रैम भी इंक्रीज कर सकते हैं। 16 GB रैम के वर्चुअल रैम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन उन्होंने दे दिया है। लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा गिमिक जो रहता है ना ये वर्चुअल रैम ही आज के समय में, क्योंकि लिटरली इतना कोई खास यूज नहीं है। वो 16 GB रैम इस फोन के अंदर दे दी है, लेकिन 16 GB रैम से परफॉर्मेंस में ऐसा कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं पड़ा है। अगर बीच में अगर स्वीट स्पॉट में 12 GB रैम भी दे देते ना तो 99% लोगों के लिए सही हो जाता। सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, पीछे की तरफ आपको लेदर फिनिश मिलती है, लेकिन ये सिलिकॉन बेस्ड है, सिलिकॉन लेदर इसे कहा जाता है। और पीछे जो स्ट्राइप्स दे रखी BMW की वो सही है। ऊपर से बात करें तो फोन हाथ में पकड़ने में सॉलिड लगता है, कहीं भी फ्लैक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। इवन जो चारों तरफ मेटेलिक फ्रेम है ना वो यहाँ पे काफी अच्छी है। खैर ये कुछ अच्छी बातें फोन के साथ। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पर है वो है 5G कंपैटिबिलिटी। इस फोन के अंदर 5G कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि इस फोन को मैंने चेक किया Jio 5G के साथ, यहाँ पे 1.9 या इवन 2 Gbps की स्पीड दे रहा है। तो 5G कंपैटिबिलिटीज तो फोन की काफी अच्छी इन्होंने यहाँ पे यूज करा है। बेसिकली इसका जो श्रेय रहता है ना ये जानना चाहिए यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का जो मॉडेम रहता है, क्योंकि वो सबसे हाई एंड फ्लैगशिप वाला लगाया है। और जब बेटर 5G रेडियोस, बेटर 5G मॉडेम अगर किसी भी फोन में यूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली एक बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक छोटी चीज है जो इस फोन के अंदर आपको मिसिंग है, वो है इसके अंदर VONR कैपेबिलिटीज। VONR इस फोन के अंदर काम नहीं करता, जो कि मैंने पता लगाया पीछे iQOO से, तो ये पता चला कि वो कह रहे कि अभी समय फोन है ना वो टेस्टिंग के अंदर है VONR, और अगली अपडेट के अंदर हम इस चीज को इनेबल कर देंगे। कब आता है, कब की बात होगी, तब तक हम उस बारे में बात करेंगे। और अपडेट की बात कर रहे हैं तो 3 एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट लेगा, मतलब 13 के साथ तो आ रहा है, तो 14, 15, 16 के लेगा। लेकिन अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं, एंड्रॉइड 13 की, तो एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है? देखो FunTouch OS 13 काफी ऑप्टिमाइज हुआ है। अगर मैं कंपेयर करूं उसके पिछले वाले वर्जन जो एंड्रॉइड 12 पर था तो उसके अंदर बग्स वगैरह थे, लेकिन उसका जो रीजन है ना वो एंड्रॉइड 12 इन जनरल है। क्योंकि एंड्रॉइड 12 का अपडेट जितने भी फोन्स मैंने देखे हैं ना, कोई भी
फोन उठा लो यार मार्केट में जिसमें अपडेट आया था सबके अंदर दिक्कतें थी। वन प्लस का एग्जांपल लेता हूं, 9 सीरीज के यूजर्स को जब यहाँ पे एंड्रॉइड 12 मिला था तो काफी सारे लोग परेशान हो गए थे। इवन वन प्लस वालों ने तो खुद जो अपडेट होता है बीच में रोक दिया था। ये लिटरली एंड्रॉइड 12 के साथ है और एंड्रॉइड 13 के साथ दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व की हैं। चलो बग्स वाली चीज तो यहाँ पे सॉल्व है, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है क्लीन एक्सपीरियंस इसका कैसा। मेरे मानिए कुछ एप्स थी इसके अंदर जो इतना परेशान कर सकती थी आपको, जैसे कि बायजूस की ऐप, फोन पे की ऐप, वो चीजें मैंने अनइंस्टॉल कर दी। जिसका मैं यूज नहीं करता वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। हॉट एप्स, हॉट गेम्स एक ब्लोटवेयर नाम की चीज थी, वो चीज आसानी से डिसेबल कर सकते थे। इसके साथ ही बिल्ट इन कुछ एक्स्ट्रा एप्स है, उसे मैं चाहूं तो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करके यहाँ पे कमांड लाइन का यूज करके उन्हें रिमूव कर सकता हूं। लेकिन मैंने सिंपल सी चीज करी कि जितनी भी परमिशंस थी उनकी सब रिमूव करते और इवन नोटिफिकेशन भी रिमूव कर दिए। इससे ओवरऑल एक क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जा सकता है। सिर्फ कुछ माइनर ट्विक्स वगैरह कर रहा और एक क्लीन एक्सपीरियंस जो उसके अंदर मिल रहा है ना वो काफी अच्छा है। इसके साथ ही फीचर्स इसके मेरे को काफी पसंद आए और जो यूआई इंटरफेस है ना वो काफी अच्छा है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लोटवेयर अगर ये हल्के से कम कर दे, जैसे कि बिल्ट इन ब्राउजर हो गया, गेम स्पेस हो गया, कुछ चीजें लोग कम कर देना, इसका यूआई वाकई में काफी अच्छा है जिसे यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे डे टू डे के अंदर यहाँ पे यूज कर सकता है। फीडबैक एक छोटा सा रहेगा, जैसे गूगल का मटेरियल यू आता है ना, अगर उसको यहाँ पे थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो एक बेहतरीन चीज हो सकती है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि फोन के अंदर डिस्प्ले यहाँ पे पसंद है, बेजल्स भी कम है, रिफ्रेश रेट इसका 144 हर्ट्ज है, रिजोल्यूशन भी इसका 1440p है और जो कलर की बिट डेप्थ है ना वो भी 10 बिट है। ओवरऑल बात करें डिस्प्ले काफी अच्छा, और इस डिस्प्ले को मैं किस रिफ्रेश रेट पे यूज कर रहा हूं, 144 हर्ट्ज का और रिजोल्यूशन भी 1440p कर रखा है। हालांकि बैटरी लाइफ पे एक इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक फ्लूइड स्मूथ एक्सपीरियंस है और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और देखा जाए तो ये 144 हर्ट्ज 1440p मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि प्रोसेसर हीटअप होता है कि नहीं होता और बैटरी कितनी ड्रेन होती है। दोनों चीजें इसने काफी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रखे। हालांकि बैटरी बैकअप आप और निकाल सकते हैं इस फोन के साथ अगर आप इसको 1080p या स्मार्ट स्विच पे कर दें, लेकिन LTPO स्क्रीन का यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा इस फोन के कैमरास के बारे में। कैमरास की क्वालिटी यहाँ पे मेरे को सही लगी, लेकिन सिर्फ मेन कैमरा की। मेन कैमरा में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है और मेन कैमरा से जो V2 चिप का यूज करके जो फोटोग्राफ्स लेते हैं वो अच्छी आती है। इंप्रूवमेंट हो सकता है इसकी अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस में। टेलीफोटो में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की डायनामिक रेंज इंप्रूव की जा सकती है। ऊपर से अल्ट्रा वाइड मेरे को 8 MP का थोड़ा सही नहीं लगा, वहां पे 16 MP अल्ट्रा वाइड देते हैं तो मेरे को एक अच्छी चीज लगती, लेकिन मेन कैमरा मेरे को इसका पसंद आया। ऊपर से बात किया तो यहाँ पे टॉगल दे रखा है नेचुरल कलर साइज का, अगर वो आप इनेबल करके नेचुरल कलर्स चाहते हैं ना वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमेशा सैचुरेटेड कलर लेने की जरूरत नहीं है, नेचुरल कलर के ऊपर भी आप यहाँ जा सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज भी इसकी यहाँ पे सही देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीजें जो फोन के साथ यहाँ पे सही है। ऊपर से 120 वॉट की चार्जिंग है, वो लंबे समय के बाद पता चल गया कि बैटरी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो फोन के साथ मुझे काफी पसंद आई और इसलिए इस फोन के ऊपर यहाँ पे मैं स्विच कर रहा था। कुल मिला के बात की जाए तो फोन यहाँ पे लॉन्च हुआ है थोड़ी महंगी कीमत में, लगभग 60,000 रुपीज इसकी प्राइस है। लेकिन अच्छा है कि बैंक ऑफर वगैरह आपको 5,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद एक सही डील ये बन सकता है। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि इस फोन की कीमत यहाँ पे ज्यादा है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग बस इंतजार कीजिए दूसरे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाले फोन्स की कीमतों का। जब वो फोन्स लॉन्च हो जाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि इस फोन की कीमत ज्यादा है कि कम है। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे iQOO वालों ने सबसे पहले लाके और कुछ चीजें सही करके काफी सही काम किया है, जिसे शायद आप लोग अभी समझ रहे हैं तो समझ जाइए। अगर नहीं समझ रहे तो कुछ महीनों के बाद जैसे आपका OnePlus 11 आएगा, दूसरे फोन आएंगे मार्केट के अंदर, तब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा। कुल मिला के बात करें तो यह कहानी iQOO 11 की। अभी फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट में देने नहीं वाला, अगले हफ्ते इसका फुल एंड फाइनल यूजर एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छा रिव्यू आने वाला है, फुल्ली डिटेल्ड होगा, इन डेप्थ होगा, जहां पे हम इसकी एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तब तक आप उसका इंतजार कर सकते हैं। और अभी के लिए वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू खुद देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।